पैसे देने वाला पानी का टैंकर। रमेश चिंतापल्ली नाम के गांव में रहता था, जो बहुत लालची था और हमेशा पैसे पानी की चाह में रहता था। उसके पास था एक पानी का टैंकर, जिससे वो अपने और आसपास के गांव में पानी पहुंचाया करता था और इसी तरह कमाई करता था। वो एक बाल्टी पानी के लिए 100 रुपए लेता था। गांव में पानी की किल्लत की वजह से लोग थोड़े से पानी के लिए इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो जाते थे और रमेश उनकी मजबूरी का फायदा उठाता था। एक दिन जब वो गांव में पानी का टैंकर लेकर गया था, तो एक प्यासे स्वामी जी पानी के लिए उसके पास आए और बोले, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा बेटा। 100 रुपए गांठ में है तो दे दीजिए, बुझा दूंगा। रमेश ने स्वामी जी से 2 टूक बात की। मैं तुमसे पानी से भरी बाल्टी नहीं मांग रहा, बल्कि अपनी प्यास बुझाने के लिए बस थोड़ा सा पानी मांग रहा हूँ, और तुम इसके लिए मुझसे 100 रुपए मांग रहे हो। मैं तो एक साधु हूँ, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। मैं समझ गया था कि तुम एक साधु, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमको थोड़ा सा पानी चाहिए या एक पूरी बाल्टी। अगर अभी पानी नहीं मिला ना, तो मर भी सकते हो, बाकी तुम्हारी इच्छा। साधु हो, ठीक है, मैं पैसे चुका दूंगा, पहले मुझे थोड़ा पानी दे दो बेटा। रमेश मान जाता है और साधु को पानी देता है। तुम्हें पैसा चाहिए ना, ये पानी ही तुम्हें पैसा देगा अब से। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सीधे सीधे बोलो ना। थोड़ा पानी जमीन पर छोड़ो और देखो। जैसे ही उसने थोड़ा पानी जमीन पर छोड़ा, तो देखा कि पानी पैसे में बदल गया। रमेश जाग गया। अब मैं समझ गया स्वामी जी कि आपकी बात का क्या मतलब था। अब से टैंक का सारा पानी पैसा बन जाएगा। अब मुझे इस दुनिया में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। वो बहुत खुश हुआ और अपने टैंकर के साथ वहां से चला गया। घर पहुंचकर उसने टैंकर को घर के पास खड़ा किया और पाइप को अपने घर के अंदर ले लिया। ये देखकर, जब सारी बाल्टियां पहले से ही भरी हैं, तो घर में पाइप क्यों ला रहे हैं आप? हाँ, अरे ना समझ, इसमें पानी नहीं है। अब यहाँ बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, जो कि अब टैंकर से निकलेंगे। फिर वो उसे वाकई ऐसा करके दिखाता है और ऐसा होते देखकर उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो उसे स्वामी जी वाली पूरी बात बताता है। वो दोनों सारे पैसे गिनते हैं और उन्हें संभाल कर रख देते हैं। फिर रमेश अपनी पत्नी से कहता है, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीने के लिए तो दे दो। उसकी पत्नी उसे पानी लाकर देती है, लेकिन जैसे ही रमेश उसे छूता है, तो पानी पैसा बन जाता है। वो हैरान रह जाता है और वो दिन उसकी प्यास बुझे बिना ही बीत जाता है। अगले दिन भी यही होता है। इस बार उसकी प्यास बढ़ जाती है। तीसरे दिन भी ऐसा होने पर रमेश को बहुत प्यास लगती है और वो पानी के लिए तड़पने लगता है। पानी, पानी। उसकी पत्नी ने उसे पानी देने की कोशिश की, लेकिन वो पैसे में बदल गया। अब रमेश को अपनी गलती समझ में आई। वो तुरंत स्वामी जी को खोजने निकला। स्वामी जी उसे एक पेड़ के पास बैठे मिलते हैं। वो तुरंत उनके पास जाता है और कहता है, स्वामी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपके साथ पैसे की बात की। मुझे बहुत प्यास लगी है स्वामी जी, और जब भी मैं पानी पीने की कोशिश करता हूँ तो पानी पैसे में बदल जाता है। जब मैं टैंकर को पानी से भरता हूँ तो उसमें से भी पैसे ही निकलते हैं। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ, प्लीज मेरी प्यास बुझा दे, मुझ पर दया करें। वो गिड़गिड़ाने सा लगा। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए हो कि जीवन में सब कुछ केवल पैसे से नहीं मापा जा सकता। इंसान की जरूरत सिर्फ पैसा ही नहीं, ये समझना चाहिए। जब भी कोई भूखा प्यासा तुम्हारे पास आए तो उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। दूसरे के लिए ऐसी दया रखने से हमेशा तुम्हारी मदद होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना।
दूसरों के लिए अच्छाई करने से ही तुम्हें भी अच्छाई मिलेगी। स्वामी जी, सच में मैंने अपनी इस गलती से एक अच्छा सबक सीखा। अब मैं कभी भी पैसे का लालच नहीं करूंगा और इसके लिए दूसरों को परेशान भी नहीं करूंगा। फिर स्वामी जी उसे पानी देते हैं और वो वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से पानी का टैंकर रमेश को पानी और पैसा दोनों देता है। रमेश जरूरतमंदों को पानी और पैसे दोनों से मदद करता है और आराम की जिंदगी जीता है। उसका नाम शारदा था और वो 10वीं कक्षा तक कृष्णपुर गांव में पढ़ी थी। पैसे की कमी के कारण वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई और उसी गांव के रहने वाले रविंद्र से उसकी शादी हो गई। उन्होंने वहीं अपना परिवार बसा लिया। उसका पति रविंद्र एक किसान था। वो अपने दैनिक जीवन यापन के लिए एक खेत में काम करता था, जबकि शारदा को खेती करना बिल्कुल रास नहीं आता था। वो एक बहुत ही आधुनिक जीवन जीना चाहती थी और इसे लेकर पति पत्नी दोनों झगड़ते रहते थे। एक दिन शारदा गुस्से में बोली, कितनी बार मुझे तुमसे कहना पड़ेगा कि इस खेती को बंद करो और चलो शहर चलते हैं और काम की तलाश करते हैं। जब हम शहर में रहेंगे तो हमारे जीने का तरीका एकदम बदल जाएगा। अब तुम ऐसे अजीब कपड़े पहनते हो, अगर हम वहां जाएं तो तुम सूट बूट पहनोगे। वहां बड़े घर, कार और एसी हैं और हम वहां एक आरामदायक जीवन जिएंगे। क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो? अगर हम वहां जाते हैं तो तुम हमारे लिए किस तरह की नौकरियों की उम्मीद कर रही हो? मैं तो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं और तुमने मुश्किल से 10वीं तक पढ़ाई की है। अगर हम वहां जाएंगे तो हमारे आसपास कोई भी हमारी खबर लेने और हमारे हालचाल लेने वाला भी नहीं होगा। अरे कोई नहीं पूछेगा तो ना पूछे। यहाँ अगल बगल वाले सब पूछते हैं तो भी हम क्या हासिल कर पा रहे हैं? तुम सारा दिन इस कीचड़ में काम करते हो, बस इतना ही ना। तुम बस मुझे एक बार शहर ले चलो। फिर वो उसे एक दिन शहर ले जाता है। वहां का माहौल देखकर वो डर जाती है। उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती और अंत में उन्होंने जो भी पैसा साथ लाया था वो भी खत्म हो जाता है। उनका दैनिक जीवन बहुत खराब हो जाता है। तब वो फिर अपने पति से कहती है, सुनो, चलो वापस चलते हैं। यहाँ एक और दिन भी नहीं रहना मुझे। वहां कम से कम हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमसे हमारा भला चाहते हैं, लेकिन यहाँ हम भूखे मर रहे हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा कि क्या परेशानी है। वो फिर रोने लगती है और उसे वापस गांव ले जाने के लिए हाथ जोड़ती है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। यदि तुम शहर में रहना चाहती हो तो तुमको या तो अच्छे से पढ़ा लिखा होना चाहिए या तुम्हारी यहाँ पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति से पहचान होनी चाहिए जो तुम्हें ढंग का काम दिला सके। नहीं तो ऐसी ही बुरी स्थिति हो जाती है। अगर अगली बार तुमने मुझे फिर शहर लाने के लिए कहा तो अच्छे से सोचकर बता दो। मैं बार बार ये काम नहीं कर सकता। सारा पैसा खर्च चुका है। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। चलो वापस अपने खेतों में ही काम करेंगे। वहां सब अपने हैं, हमारी गलती को माफ कर देंगे। फिर वो उसे वापस गांव ले जाता है और वो एक साथ खेत पर काम करने लगते हैं। शारदा का मन तब से गांव में लगने लगता है और वो अपनी खेत की जुताई पर बहुत ध्यान देती है और घर की अच्छे से देखभाल करती है। तुमसे झूठ बोला था कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए, लेकिन मैं चाहता था कि तुम स्थिति को समझो और जो सही है वही करो। अब मैं खुश हूँ। अब तो तुम्हें समझ में आ गई ना बात। घर वही है जहाँ हमारी पूछ हो। अब तुम सही रास्ते पर चल निकली हो। और सच बात भी है, शारदा ने उसके बाद शहर जाने का नाम भी नहीं लिया।